स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने आपको इस वीडियो क्लिप के साथ छोड़ा था और इसमें पूछा था कि आपको क्या समझ में आता है या इस वीडियो क्लिप में देखकर आपको क्या नजर आता है। तो आप में से बहुत लोगों ने सही सोचा, ये लंग्स से रिलेटेड एक रोग को दिखा दे रहे हैं। और अक्सर हमने देखा है कि लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुख्यतः स्मोकिंग द्वारा यानी धूम्रपान द्वारा रोग होते हैं, इसलिए नो स्मोकिंग का टैग हमें लिखा हुआ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? स्मोकिंग द्वारा हमारे लंग्स को नुकसान क्यों पहुंचता है? वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए और अंत में इसका उत्तर आपको मिलेगा। स्वागत है आपका सक्सीड इन साइंस में। मैं अमित आज आपके साथ रेस्पिरेशन पार्ट 2 श्वसन भाग 2 डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जो जीव जल में रहते हैं उनकी रेस्पिरेशन रेट यानी श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। सरल भाषा में समझें तो इनका श्वास लेने की जो दर है, रेट है, सांस लेने की जो रेट है, वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा बहुत फास्ट होती है, तीव्र होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है। अतः ऑक्सीजन की मांग को पूरी करने के लिए इन्हें बहुत जल्दी जल्दी श्वसन क्रिया करनी होती है, और इसी जल्दी जल्दी करने को हम कहते हैं कि इनका रेस्पिरेशन रेट यानी श्वसन दर बहुत अधिक है। अगर हम जलीय जीव में रेस्पिरेशन का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि ये मुख्यतः 3 चरणों द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम मुख द्वारा जल का प्रवेश होना, उसके बाद जल का गिलों में पहुंचना और रुधिर द्वारा घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है। यहाँ हम तीनों को देख भी सकते हैं कि जल मुख द्वारा अंदर प्रवेश करता है और गिल्स में, अब गिल्स में ऐसा क्या होता है कि रुधिर द्वारा घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। गिल्स में रुधिर वाहिकाएं होती हैं बहुत सारी, जो कि ऑक्सीजन को कैच करती हैं यानी वहां से एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और बाद में जल को गिल्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से जलीय प्राणियों में श्वसन क्रिया पूरी की जाती है। प्राणियों के हैबिटेट यानी उनके रहने के स्थान के आधार पर अलग अलग प्रकार के श्वसन के ऑर्गन उनके अंदर होते हैं। और अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी स्थलीय जीवों का अध्ययन करें तो उनमें हम देखेंगे कि मेंढक, मनुष्य, पक्षी, छिपकली, पशु आदि में फेफड़े होते हैं, और मेंढक में और केचुए में त्वचा द्वारा भी रेस्पिरेशन यानी श्वसन किया जाता है। मेंढक का लार्वा, मछली और झींगे जो कि पूर्णतः जलीय जीव हैं, उनमें क्लोम, जिसे हमने अध्ययन किया, गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे यह जानना आवश्यक है कि मेंढक का लार्वा पूर्णतः जलीय जीव होता है और मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के बाद वह एक पूर्ण मेंढक में बदल जाता है, जो कि स्थल पे भी रह सकता है। श्वसन नाल यानी ट्रेकिया समस्त कीटों में यानी जितने भी कीट होते हैं। सामान्य शरीर सतह यानी जनरल बॉडी सरफेस अमीबा, स्पंज एवं हाइड्रा में, पुस्त फेफड़े यानी बुक लंग्स मकड़ी एवं बिच्छू में, और पुस्त क्लोम यानी बुक गिल्स लिमुलस में रेस्पिरेशन का कार्य पूर्ण करते हैं। अगर हम मानव में देखें तो रेस्पिरेशन एक कंबाइंड प्रोसेस है। इन सारे जो भाग दिखाई दे रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इनमें से किसी एक के भी कार्य न करने के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम सही तरह से कार्य नहीं करेगा। अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की शुरुआत नास द्वार, जिसे इंग्लिश में नेजल पैसेज भी कहते हैं, से प्रारंभ होती है, और ये नेजल पैसेज आगे जाके माउथ कैविटी के साथ मिक्स हो जाता है यानी मिल जाता है मुख गुहा के साथ। और इन दोनों का जो डिवीजन है ईसोफेगस और श्वास नली, ग्रास नाल और श्वास नली का, वो कंठ द्वारा किया जाता है। और कंठ यानी लैरिंक्स, यहाँ पे एपिग्लोटिस नाम का एक पत्तानुमा आकृति का अंग होता है, जो भोजन के समय श्वास नली को ढक देता है, जिससे श्वास नली में भोजन ना जाए और श्वास अवरुद्ध ना हो। और जब कभी गलती से जल या भोजन श्वास नली में प्रवेश कर भी जाता है तो वह
रिफ्लेक्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये हम सबके साथ कई बार बचपन में छोटे बच्चों के साथ भी हो जाता है। आगे अगर हम देखें तो ग्रसनी और कंठ के बाद श्वास नली वलय यानी कार्टिलेजिनस रिंग्स द्वारा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के छल्ले नुमा आकृति से कवर किए होते हैं, ढके हुए रहते हैं, जिससे ट्रैकिया यानी श्वास नली किसी भी प्रकार से श्वसन के समय अवरुद्ध ना हो, उसमें कोई अड़चन ना आए। श्वास नली आगे जाकर श्वसनी यानी ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है, जो कि दो अलग, दोनों लेफ्ट और राइट लंग में चली जाती हैं, फुफ्फुस में चली जाती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फुफ्फुस का हमने क्रॉस सेक्शन देखा हुआ है और दूसरा फुफ्फुस अपनी प्रोटेक्शन दिखा रहा है, यानी कैसे उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो उसके लिए दिया हुआ है ये रिब केज, यानी जो पसलियां हैं, ये पसलियां एक पिंजरे नुमा आकृति बनाती हैं, जो कि हमारे फुफ्फुस को कवर करके रखती है। रिब केज का कार्य ये होता है कि वो हमारे लंग्स को किसी भी बाहरी क्षति से सुरक्षित रखता है, और ये मूवेबल होता है, क्योंकि अगर रिब केज मूवेबल नहीं होगा तो जब हम सांस लेंगे तो हमारे लंग्स पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। श्वसनी आगे जाके श्वसनिकाओं में डिवाइड हो जाती है, और ये डिवाइड होने का कारण ये है जिससे बहुत अधिक सरफेस एरिया मिल पाए, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए श्वास के लिए। और अंत में ये श्वासनिकाएं कुछ इस प्रकार से कूपिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। और अगर इन्हें हम इस स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो इसको हम अंगूर के गुच्छा के समान भी समझ सकते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा दिखाई देता है, ये ठीक उसी प्रकार से दिखाई देती है। और यहाँ कूपिकाओं के बारे में यानी एल्वुलाई के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि अगर हम इन कूपिकाओं की सतह को फैला दें तो ये लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र का कवर कर लेंगे या ढक लेंगे। 80 वर्ग मीटर यानी 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर लेंगे। इतना अधिक क्षेत्रफल होने का यही कारण है जिससे गैसियस एक्सचेंज के लिए यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए बहुत अधिक क्षेत्रफल यानी एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये जो कूपिकाएं हैं ये बहुत अधिक रुधिर वाहिकाओं के साथ कांटेक्ट में रहती हैं। और यहाँ पे ये समझना भी आवश्यक है कि जो एल्वियोलाई यानी कूपिकाओं की जो कार्यविधि है उसके लिए इनकी सतह इतनी पतली होती है, इतनी अधिक पतली होती है कि इनमें गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान बहुत सरलता से हो जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे ये ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड है आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस ग्रेडियंट की वजह से कूपिका के अंदर चली जाती है, और बाहर से आ रही ऑक्सीजन गैस इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए हम बोलते हैं कि रुधिर का ऑक्सीजनेशन लंग्स में होता है। इसको इस छोटे से वीडियो से भी समझा जा सकता है कि ये जो नीला रंग है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है और लाल रंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। ये कोपिका की सतह है और ये रुधिर वाहिकाओं की। अब जब इसमें से ऑक्सीजन आती है तो ये गैसियस डिफ्यूजन की वजह से ब्लड में घुल जाती है और आगे जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह जाता है। इसको अगर हम और कंबाइंड वे में और एक एनिमेटेड वे में समझना चाहें तो इस वीडियो से हम देख सकते हैं कि येलो रंग यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर रहा है और पिंक कलर कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है वो पूरे फेफड़ों में भर के रुधिर वाहिकाओं को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर आगे बढ़ा देती है, और पीछे से जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से लेकर उसे बाहर रिलीज कर देती है। यहाँ पे यह समझना भी अति आवश्यक है कि श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिसे अंग्रेजी में रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। इन कूपिकाओं की आकृति कुछ गुब्बारे जैसी होती है। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, और इसीलिए गैसों का इसमें से विनिमय हो पाता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, और यही जाल ऑक्सीजन के आगे बढ़ाने
और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकालने में सहायक होता है। दोस्तों, शुरुआत में हमने ये प्रश्न देखा था कि स्मोकिंग से ऐसा क्या होता है कि हमें रोग हो जाता है, या फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतों का जो एक कारण है फेफड़ों का कैंसर, वो भी इसी स्मोकिंग के कारण ही होता है। इसका हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक चीज समझ लेना और अति आवश्यक है कि जैसे जैसे जंतुओं का शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो हमने प्रेशर की बात करी थी कि प्रेशर से ऑक्सीजन गैस आगे बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, यानी ऑक्सीजन जो अलग अलग अंगों को हमारे शरीर की आवश्यकता है, रुधिर वाहिका वहां तक नहीं पहुंचा पाती, उनकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस को वायु से श्वसन विकर्णक ऑक्सीजन लेकर, यानी कोई ऐसा एक ऑक्सीजन का कैरियर होता है रुधिर वाहिकाओं में, रेड ब्लड सेल्स में, जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और मानव में उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन वो श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करके, ऑक्सीजन को लेकर सभी अंगों में रुधिर वाहिकाओं द्वारा पहुंचता है। और इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि ये एक टैक्सी है, जिस टैक्सी में ऑक्सीजन बैठकर अलग अलग अंगों तक पहुंचती है। और यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्शन को भी समझ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि धुएं द्वारा या आग द्वारा बंद कमरे में हमारे श्वास नली में अगर चला जाए तो हमें घुटन महसूस होती है। और वो घुटन महसूस होने का कारण ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब उस टैक्सी में यानी हीमोग्लोबिन में एक बार बैठ जाती है तो वो उस टैक्सी को कभी छोड़ती नहीं है। अर्थात हीमोग्लोबिन कभी दोबारा ऑक्सीजन को बैठाने के लिए, कैरी करने के लिए फ्री नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाता। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए मुक्त नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। अतः हमें घुटन महसूस होती है और कई बार लोगों की इस वजह से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए या धुएं के अंदर सांस नहीं लेनी चाहिए। अब चलते हैं अपने शुरुआत के प्रश्न के पास। प्रश्न ये था कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि फेफड़ों का कैंसर, जो दुनिया की मौत के सामान्य कारणों में से एक है, वो भी स्मोकिंग के कारण ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अपने लंग्स यानी फुफ्फुस का अध्ययन करें तो उसके अंदर हमें कुछ सीलिया, छोटे छोटे बाल नुमा आकृति के होते हैं ये, जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, संरचनाएं ये होती हैं। और इनका कार्य ये होता है कि ये श्लेष्मा के साथ मिलकर, जो हमारी नेजल कैविटी में होती है, सांस लेते वक्त अंदर आने वाली वायु से जो धूल कण, रोगाणु या अन्य हानिकारक कण आते हैं, उन्हें हटाना और उन्हें रोकना, जिससे हमारे लंग्स स्वस्थ बने रहें। लेकिन जब धूम्रपान कोई व्यक्ति करता है तो धूम्रपान के कारण ये सारे सीलिया नष्ट हो जाते हैं, और यदि ये नष्ट हो जाएंगे तो इनका जो कार्य है, रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को रोकना, वो सब नहीं हो पाएगा, और किसी भी संक्रमण या खांसी, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसीलिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी के साथ आप सब स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को दोबारा देखकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। घर पर बने रहिए और स्वस्थ रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तब तक धन्यवाद।